बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IAS 2 इन्वेंटरी, और ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर है 7। बुक की रीडिंग से पहले हम लोग अपने पास ना कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। काफी सारे हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग बुक की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, इन्वेंट्रीज, a business sells 3 products A, B and C. The following information was available at the year end. तीनों प्रोडक्ट्स के लिए हमें उनकी ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट द ईयर एंड। तो बेटा, हमारा स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि जब भी आप लोगों ने इन्वेंट्री को वैल्यू करना हो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो हमेशा आप लोगों ने लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV लेना है। अब कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, जैसे प्रोडक्ट ए के लिए कॉस्ट 7, प्रोडक्ट बी के लिए 10, प्रोडक्ट सी के लिए, और ये हमारे पास हमारी इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होती है। लेकिन अब हमने देखना है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। क्या मतलब, मैंने देखना है कि भाई क्या फ्यूचर में वाकई मुझे प्रोडक्ट ए से 7 रुपीज का बेनिफिट होता है। अगर 7 से ज्यादा का बेनिफिट हो जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जब मैं फ्यूचर में इसको 7 से ज्यादा पे सेल करने में कामयाब हो जाता हूं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल माय एक्सपेंसेस, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे पता है कि यार फ्यूचर में मुझे इससे बेनिफिट 5 रुपीज के होने हैं, तो देखिए एसिड की डेफिनेशन ही यही होती है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स दें। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। तो बेटा, जब बेनिफिट ही 5 रुपए का आ रहा है तो आप 7 रुपए को क्यों बता रहे हो? तो आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि एसिड को ओवर सेल नहीं करना। तो ये बात हमेशा याद रहेगी कि NRV एंड कॉस्ट में से विच एवर इज लोअर। अदरवाइज बच्चे ये भूल जाते हैं कि पता नहीं कौन सा लेना था, तो विच एवर इज लोअर। अब यहां पर देखें कि भाई हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिवन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन। तो बेटा, जो NRV की वैल्यू होती है ना, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उसमें से फर्स्ट हमारे पास होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि हम लोग इस प्रोडक्ट को इन फ्यूचर ऑन एस्टिमेट कितने पे सेल कर पाएंगे। उसमें से 2 चीजें हम लोगों ने लेस करनी होती है कि इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट कितनी आएगी। मतलब मैं इसको सेलेबल कंडीशन में लेकर जाना चाहूं तो मुझे इसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। साथ में हम लोगों ने उन्हें यह बताना होता है कि भाई सेलिंग टाइम पर अगर मैं इसके ऊपर किसी किस्म के कोई एक्सपेंस करता हूं, सेलिंग एक्सपेंसिव, कोई कमीशन वगैरह पे करता हूं, तो वो मैं अपनी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से लेस कर दिया करूंगा, तो मेरे पास NRV की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्रोडक्ट ए की NRV मेरे पास कितनी आ रही है? 13। प्रोडक्ट बी की NRV मेरे पास कितनी आ रही है? 8। प्रोडक्ट सी की NRV मेरे पास कितनी आ रही है? अब देखें, अब कॉस्ट एंड NRV का कंपैरिजन करना है। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट 7, NRV तो मैं किस पर रिकॉर्ड करूं? 7 पर, कॉस्ट पर। फिर प्रोडक्ट बी 10 एंड 8, हम लोग किस चीज पर रिकॉर्ड करें? 8 पर, NRV पर। प्रोडक्ट सी 19 एंड 14, कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? और बेटा, ये इनकी पर यूनिट कॉस्ट हैं। मेरे पास प्रोडक्ट ए के 20 यूनिट्स हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसमें ऐड कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाइड बाय 8, इसमें ऐड कर देंगे। 15 मल्टीप्लाइड बाय 14, and the total inventory is, I hope कि आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what was the value of inventory at 31st January using the first in first out FIFO method? अब यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। An inventory record card shows the following details. January 1st 50 units in inventory at a cost of 10 per unit। तो ये हमारे पास ओपनिंग है।
फिर 4 जनवरी को हम लोगों ने 90 यूनिट्स परचेज किए 15 पर यूनिट के हिसाब से। 10th को 65 यूनिट्स हम लोगों ने सेल कर दिया और ये अपनी सेलिंग प्राइस पर जाते रहते हैं, जिसका इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका रेवेन्यू से ताल्लुक होता है। अगर यहाँ पे कह भी देता है एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹30, मुझे देखने की जरूरत नहीं। क्लियर? सेल के लिए मुझे सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट चाहिए जो यूनिट मैंने सेल किए हैं, और परचेजेस के लिए मैंने कितने यूनिट्स परचेज किए और किस अमाउंट पर परचेज किए, दोनों चाहिए। क्लियर? जबकि अगर यूनिट सेल हो रहा है तो सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए। फिर हमें कहता है 20 जनवरी को 30 यूनिट परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 एंड 26 को 40 यूनिट सोल्ड, और कहते हैं हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। बेटा बेसिकली मैं यहां पर ना आपको 4 चीजें समझाने वाला हूं। फर्स्ट वन कि अगर मेरे पास FIFO मेथड हो तो इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड हो तो मैंने इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना। अगर मैं पीरियोडिक सिस्टम को अप्लाई करूं तो इनके आंसर्स क्या होंगे, और अगर मैं परपेचुअल को अप्लाई करूं तो इनके आंसर क्या होते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा IAS 2 है, जिसमें पीरियोडिक, परपेचुअल, FIFO, वेटेड है। मैं 4 चीजें बताने वाला हूं। पीरियोडिक मेथड यूजिंग FIFO, पीरियोडिक मेथड यूजिंग वेटेड एवरेज, परपेचुअल मेथड यूजिंग FIFO, परपेचुअल मेथड यूजिंग वेटेड एवरेज। तो बेटा आप लोग सबसे पहले आते हैं हम लोग FIFO की तरफ। FIFO में चाहे पीरियोडिक मेथड है चाहे परपेचुअल मेथड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियोडिक में FIFO में चाहे पीरियोडिक मेथड है चाहे परपेचुअल मेथड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे FIFO मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड है, सबसे पहला काम क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड करना होता है कि मेरे पास क्लोजिंग यूनिट्स कितने। क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग कितने थे हमारे पास, इनमें ऐड कर दी जाती हैं परचेजेस। और देखिए परचेजेस 90 प्लस 30 कितने की परचेजेस हो गई, 120, और इसमें से लेस कर दिए जाते हैं यूनिट्स सोल्ड। तो देखिए हमने कितने यूनिट सेल किए, ये लेस कर दें इसमें से, तो जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी ये आपके पास आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का स्टॉक होगा इन यूनिट्स, और ये हमारे पास आ गया 65। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 65 नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद है। क्या आप सब बच्चों को ये बात क्लियर है? चाहे FIFO चाहे वेटेड एवरेज, पीरियोडिक या परपेचुअल, ये चीज कॉमन है, हर किसी में ये अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करो, आपके पास क्लोजिंग है। डन हो गई ये बात। नेक्स्ट, अगर मैं FIFO मेथड यूज करूं तो FIFO मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरे पास ये जो 65 नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद होंगे ये मेरी बिल्कुल रीसेंट परचेजेस होंगे। अब आपने देखना है कि भैया आपकी बिल्कुल रीसेंट परचेजेस कौन सी आई, 30 यूनिट एट अ रेट ऑफ, और आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, इट मींस दैट कि ये तो सारे के सारे आपके पास मौजूद हैं। ये सारे नंबर ऑफ यूनिट्स अभी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट है। अभी भी मुझे 35 यूनिट चाहिए, तो ये 35 यूनिट्स हमने किससे लिए होंगे, 90 में से बाकी सारे यूनिट्स मेरे सेल हो चुके हैं, लेकिन इनमें से भी 35 यूनिट्स ऐसे हैं जो अभी तक सेल, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग जहां पे मौजूद हो, जहां से आपने अब उसकी टोटल परचेजेस उठा लेनी है। फिर भी अगर कोई शॉर्टफॉल है
तो इससे पिछली परचेजेस की तरफ जाना है और उससे नंबर ऑफ यूनिट्स को पूरा करना है। और ये परचेजेस कौन से रेट पर थी? तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज, उसने आपसे यही पूछा था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चाहे ये पीरियोडिक में होता, चाहे ये परपेचुअल में होता, आपका आंसर यही था 1125। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? अच्छा, अब आप लोग देखें भाई, आपने कितने यूनिट सेल किए हुए हैं? इस 90 में से 35 क्लोजिंग स्टॉक में आपने ले लिए, बाकी इसमें से आपके पास कितने यूनिट्स बच गए? 55 ये आपने सेल कर दिए और 50 आपने ओपनिंग सेल कर दिए, बाकी टोटल कितने हो गए? 105 जो आपने सेल किया। यह बात आई होप के सब बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, जो समझने वाली बात है ना, वो है वेटेड एवरेज। पीरियोडिक के लिए डिफरेंट, परपेचुअल के लिए डिफरेंट। अब यहाँ पे बात सुनिएगा भाई, अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूं और मेरे पास मेथड है पीरियोडिक, बेटा फर्स्ट टाइम में फोकस क्या करें कि चीजें समझ आए आप लोगों को, मुझसे कोई ये ना कहे कि रिपीट करते हैं। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है। अगर हम लोग पीरियोडिक मेथड पर हैं और वेटेड एवरेज है, तो बेटा आप लोगों ने सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक लेना है, इसकी वैल्यू पर यूनिट और इसकी टोटल वैल्यू। ये बात आपको समझ आ गई? और इसमें ऐड कर देनी है अपनी सारी परचेजेस। पहली परचेजेस क्या रेट है इसका? हाँ जी, और ये वैल्यू 1350। क्लियर? नेक्स्ट परचेजेस और इसकी वैल्यू ये 600। अब आपने देखना है कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और इनकी टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है, राइट? यहां से आपने एवरेज रेट फाइंड करना है। 2450 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, या आपने टोटल कॉस्ट लेनी है अपने तमाम यूनिट्स की, और यहां पर ओपनिंग प्लस परचेज के यूनिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास ये बनेंगे। जहां से एवरेज रेट आपने फाइंड किया, और ये एवरेज रेट क्या है आपके पास? मैं राउंड ऑफ कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपने इसको एज इट इज रहने देना है और मल्टीप्लाई करवा देना है अपने क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जी। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 936.76 वेटेड एवरेज यूजिंग पीरियोडिक मेथड। फिर से सुन लो, एवरेज रेट फाइंड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक्स के यूनिट्स और उनकी कॉस्ट, इनमें ऐड कर देने हैं परचेज्ड यूनिट्स और उनकी कॉस्ट। कॉस्ट का टोटल डिवाइड कर देना है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की 936.75 एवरेज रेट के मुताबिक। ये इसका एक एवरेज रेट था। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर? बेटा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें परपेचुअल मेथड की, तो उसके लिए आपको हमेशा इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और आपको डेट टू डेट एवरेज रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग इस तरह से एवरेज रेट नहीं फाइंड कर सकते, और उसके लिए आप लोग क्या किया करेंगे कि भाई आप लोगों ने सब सिर्फ बैलेंस का कॉलम बनाए, मतलब वैसे आप लोगों ने इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना सीखा होगा कि भाई ये मेरे पास रिसीव परचेजेस हैं, ये मेरे पास इश्यूएंस सोल्ड यूनिट्स हैं, ये मेरे पास बैलेंसेस हैं। आपने ऐसा नहीं बनाना,
आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या करना है, आपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड को बनाना है कुछ इस तरह से कि यहां पर आपने ओपनिंग लिखी अपने पास कि मेरे पास 50 यूनिट्स हैं एट अ रेट ऑफ 10 और टोटल मेरे पास वैल्यू है 500। फिर आपने देखा कि फोर्थ को परचेज 90 एट अ रेट ऑफ टोटल वैल्यू। अब जहां पर आप इसका एवरेज रेट फाइंड कर लें 1850 और यहां से टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 140। अब यहां से एवरेज रेट आपके पास आ जाना है 1850 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास एवरेज रेट है 13.2। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, यूनिट सेल कर दिए। भाई सोल्ड यूनिट्स आपके एवरेज रेट को इफेक्ट नहीं करते। सोल्ड यूनिट्स आपके एवरेज रेट को इफेक्ट नहीं करते, परचेज यूनिट्स करते रहते हैं। तो सोल्ड कर दिया तो सिर्फ इन्होंने ये बताया कि 65 सेल हो गए, जो उस टाइम पर एवरेज रेट होगा वही इनके ऊपर अप्लाई कर देना है हम लोगों ने, और इनको हम लोग मल्टीप्लाई करें 65 के साथ, तो मैंने जो यूनिट सेल किया उनकी वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 858.9, तो 859। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, ये इसमें से अब आपने लेस कर देने हैं जो यूनिट सेल किए। आपके पास 140 यूनिट्स थे, उसमें से 65 आपने सेल कर दिए, तो बाकी यूनिट्स आपके पास कितने बच गए? कौन से रेट पर? सेम 13.2। और यहां पर ये जो वैल्यू आप आके लिखें तो आपने बैलेंसिंग वैल्यू लिखनी है 1850 माइनस 859 991, राइट। अब अगर इसको यूं देखें 75 मल्टीप्लाइड बाय 13.2 990, तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली राउंडिंग ऑफ की वजह से है कि ये 13.2 नहीं था, ये 13.2 एंड समथिंग था, उसकी वजह से राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। बात क्लियर हो गई? अगर वो समथिंग भी शामिल कर लें तो 991 ही बनता है। ये बात सही है? अच्छा नेक्स्ट देखें, 30 यूनिट्स हम लोगों ने परचेज की है। यहां पर मेरे पास ये 30 यूनिट्स कौन से रेट पर और इसकी टोटल वर्थ। अब देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जहां से पहले कॉस्ट का टोटल फाइंड किया करें, कॉस्ट का टोटल 1591, क्लियर। अब एवरेज रेट चेंज होगा 1591 डिवाइडेड बाय 105, 15.15, और लास्ट में हम लोगों ने नंबर ऑफ यूनिट्स 40 सेल कर दिए, तो क्या इसका एवरेज रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, तो हम मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए थी, तो इस रेट को मल्टीप्लाइड बाय 65, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी 985 कर रहा हूं मैं इसको, और हम लोग यहाँ पे जाके सेम रेट के साथ 15.15 बैलेंस आ जाएगा 985, ये बता दें 985। क्या ये तमाम बच्चों को क्लियर? 1125 1125। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझ ना आया हो? ये चारों मेथड्स क्लियर हो गए। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपसे पूछ ले, इजीली बता देंगे आप, और आपको पता चल गया कहाँ पे इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है, तो बनाना है तो किस तरह का बनाना है, ओके, और कहाँ पर नहीं बनाना। सिर्फ परपेचुअल वेटेड एवरेज मेथड में बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करना बस, तो बाकी किसी में कोई इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल क्लियर? अच्छा, आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन भाई मुझसे किया जाते हैं इनसे रेलिवेंट, वो क्वेश्चन जरा सुनिएगा।
और वो बाकी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए भाई, प्राइसेस चेंज हो रही हैं डे बाय डे, प्राइसेस में चेंज आता रहता है, कांस्टेंट नहीं है प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट्स की। प्राइसेस के कांस्टेंट ना होने की वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो, मतलब हमने अपनी पॉलिसीज के मुताबिक देखा क्या होता है कि भाई या तो हमें इन्फ्लेशन का सहारा लेना पड़ता है या फिर डिफ्लेशन हो जाती है। मतलब प्राइसेस में इंक्रीज, प्राइसेस में हमने ये देखना होता है हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, FIFO या वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे रेलिवेंट 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल के चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा होता है। आपसे पूछता है कि भाई किस में आपका प्रॉफिट कम और किस में आपका प्रॉफिट ज्यादा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा केयरफुल होकर इनके आंसर करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात, आपको इनके दरमियान रिलेशनशिप का पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल का क्या रिलेशनशिप है, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप है, इन्वेंट्री और प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि जब आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड कर रहे होते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेजेज, जहां परचेजेज हमारा नेट परचेजेज है, मतलब इसमें इनके रिटर्न्स और डिस्काउंट्स वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंस सब शामिल हैं, और लेस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेलर दिखा देता हूं, मतलब रट्टा ना लगाओ, जहां पर कोई चीज भूल जाओ ना वहां पर ऐसा ही करना। एग्जाम में बैठे हुए आप भूल गए कि यार पता नहीं क्या होता है, आपने ऐसा करना है, आपने अपनी तरफ से ओपनिंग स्टॉक को अज्यूम कर लेना है, अपनी तरफ से अपनी परचेजेस को अज्यूम कर लेना और अपनी तरफ से अपना क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर लेना। तो देखना कि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ रही है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल क्या आई। अब मुझे नहीं पता चला कि यार क्लोजिंग स्टॉक का और कॉस्ट ऑफ सेल का क्या रिलेशनशिप है, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स सेम। भाई वेटेड एवरेज हो, FIFO हो, पीरियोडिक हो, परपेचुअल हो, चेंज किस चीज में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में। क्या किसी और चीज में चेंज है? नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर दो, सपोज कि आपने इसको 30 कर दिया, तो अब जाकर देखो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल क्या आई। क्लियर? बात वाजे हो गई क्या? कि भाई अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करता हूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो जाती है, इनवर्स रिलेशन, राइट। अब मुझे क्या ये रट्टा लगाना पड़ेगा? और इनकेस एमसीक्यूज में आ गया, क्या मैं दाएं बाएं देखूं या मैं 5 सेकंड इसके ऊपर लगा लूं, मुझे पता चल जाएगा। ये बात क्लियर? देखिए भाई, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो, कॉस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो तो प्रॉफिट कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। तो भाई मुझे पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम और मेरा प्रॉफिट। अच्छा, मुझे यहीं से ये भी आइडिया हो गया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। अब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। सिर्फ स्टॉक में चेंज देखो, इंक्रीज है या डिक्रीज है। जैसा चेंज आपके स्टॉक में होगा वही चेंज आपके प्रॉफिट पे होगा, और वही चेंज इनवर्स सिचुएशन में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पर होगा। क्लियर? होगा सेम अमाउंट का चेंज लेकिन इनवर्स सिचुएशन कि अगर स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये बात क्लियर होगी सब बताऊं? अब
हम बात करते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की। बेटा बेसिकली डिफ्लेशन भाई मैंने कभी नहीं देखी कि डिफ्लेशन हुई। जब मैंने नहीं देखी तो आप लोगों ने कहाँ देखी होगी? कोई खलाई मखलूक थोड़ी ना हो आप लोग। तो हम लोगों ने हमेशा प्राइसेस को इंक्रीज होते हुए ही देखा है। अब बात सुनिएगा बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि FIFO मेथड है, तो FIFO मेथड में हम लोग ये कह रहे होते हैं कि बिल्कुल रीसेंट परचेजेस मेरी स्टॉक का हिस्सा होंगी। Am I right? और इन्फ्लेशन है तो मेरा स्टॉक महंगे वाला पड़ा हुआ है, मेरा स्टॉक महंगे वाला पड़ा हुआ है, मेरे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो। इन्फ्लेशन है और FIFO मेथड है, मेरे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो, महंगी वाली चीजें मेरे पास रखी हुई। सपोज मैंने ये परचेजेस की थी, ये देखिए पिछले साल 10 रुपए से परचेज की, इस साल स्टार्ट में 15 से परचेज की, और इस साल मजीद परचेज जब की एट द एंड ऑफ द ईयर तो 20 से की। इन्फ्लेशन हुई, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया 20 वाला रखा हुआ था, जो वैल्यू ज्यादा नहीं थी मेरे पास, ज्यादा वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? लेकिन बेटा अगर वेटेड एवरेज की बात करो, और हम लोग कह रहे हैं एवरेज, जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं आपके पास एंड में सबसे ग्रेटर वैल्यू पड़ी हुई होती है। लेकिन जब एवरेज फाइंड करते हैं स्टार्ट में तो सबसे स्मॉलर होती है ना, साल के शुरू में सस्ती चीजें मिली, फिर वो महंगी होती गई, साल के एंड पे महंगी चीजें मिली। जब आप उनकी एवरेज करोगे तो एवरेज क्या कम नहीं हो जाएगी? जो मतलब आज जो प्राइस है चीजों की, क्या एवरेज वही होगी? उससे कम होगी। तो वेटेड एवरेज से इन्फ्लेशन में स्टॉक की वैल्यू एज कंपेयर टू FIFO कम होती है। गॉट इट? ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सब बच्चों को? तो यार आपको हर चीज समझ आ गई है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को रहता ही नहीं है कि भाई अगर देखो स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो रही है FIFO में, आपसे पूछ सकता है which of the following statement is true regarding FIFO and weighted average method in case of inflation? तो एक स्टेटमेंट आपको नजर आएगी, FIFO method inventory stock level is high as compared to weighted average, आपने टिक कर देना है। क्लियर? प्रॉफिट्स की वैल्यू का पूछ सकता है कि प्रॉफिट्स इन FIFO method is high as compared to weighted average. Profits in weighted average method is high as compared to FIFO method. हाँ जी बताएं। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम तो प्रॉफिट कम। तो बेटा FIFO मेथड से प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा होगी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन as compared to weighted average cost. Got it? और जो डिफ्लेशन है इसका उलट है, ये कम हो जाएगी और यहां पर ज्यादा हो जाएगी। डिफ्लेशन, वैल्यूज कम होती जा रही हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, मेरे पास सस्ती चीजें रखी, स्टॉक की वैल्यू कम होगी, स्टॉक की वैल्यू कम हुई, मुझे प्रॉफिट कम होना है। और जब शुरू में चीजें महंगी थी एंड पे सस्ती होंगी, एवरेज फाइंड करूंगा तो एवरेज एक मैक्सिमम अमाउंट होगी, उस लोअर वैल्यू से ज्यादा अमाउंट होनी है, तो मेरे पास स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो जाएंगे। स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो गई, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम और मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो डिफ्लेशन में वेटेड एवरेज से स्टॉक भी ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सब। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे ये पूछते हो, आई होप कि आप लोग हैंडल कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन अ बिजनेस प्रॉफिट व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट ऑफ discovering that one of its inventory item which cost ₹7,500 has a net realizable value of 8,500। बहुत प्यारा क्वेश्चन,
हाँ जी, क्या हम उसे बताएंगे कि भाई एक इन्वेंट्री जो मेरे पास उसकी कॉस्ट 7500 है और मार्केट में उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8500 है, मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट डालेगी? बताएं जल्दी से। नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। एनआरवी ज्यादा है, मैंने पहले भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ था, मैं आज भी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करूंगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन अगर यहीं पे आ जाता 55, यहीं पे सपोज आ जाता 55, या चले 65 करता हूं मैं इसे, 65, तो मैंने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया हुआ है 7500 पे, रिकॉर्ड करना चाहिए 6500 पे, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम, राइट? कितने से? 1000 से। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा 1000 से, और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा 1000 से। तो ऑप्शन डी। Got it? Yes. All clear? Yes. According to IS2 inventories, which two of the following costs should be included in valuing inventories at a manufacturing business? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कौन सी कॉस्ट को इन्वेंट्री का पार्ट बनाए? तो कैरेज आउटवर्ड कभी भी नहीं बनता, चाहे जो मर्जी बिजनेस हो। कैरेज आउट ये सेलिंग एक्सपेंस है आप लोगों का। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट ये बनता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, प्लांट की डेप्रिसिएशन आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनता है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? और कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, ये जर्नल ओवरहेड्स ना तो आपके IAS 16 फिक्स्ड एसेट्स में कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनते हैं, ना IAS 2 इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, the closing inventory of X amounting to rupees 116,400, excluding the following two inventory lines. हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू ये है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है कौन? ये 2 पॉइंट्स। मतलब अगर होते हैं शामिल तो हम करेंगे खुद, राइट? किस तरह से? एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग टू इन्वेंटरी लाइंस, कहते हैं 400 आइटम्स which had a cost of ₹4, all were sold after the statement of financial position, मतलब estimated selling price। वो तो बाद में देखेंगे ना, आज क्या वैल्यू करें? कहते हैं हम उन्हें 3 रुपए में सेल कर देंगे। मतलब भाई मेरे पास उनकी कॉस्ट 4 रुपए है, जबकि फ्यूचर में मैं उन्हें सेल कितने में करूंगा? सिर्फ 3 रुपए में, और उसके ऊपर भी मैंने सेलिंग एक्सपेंस इनकर करना है 200 रुपीज इन टोटल। अब यहाँ पे बेटा एक्सपेंस टोटल है तो आपने बाकी चीजों भी टोटल में जाकर लें, या अब ये देख सकते हैं 400 आइटम्स के ऊपर एक्सपेंस है 200 का, तो पर यूनिट एक्सपेंस आपके पास कितना आ रहा है? 0.5 रुपए पर यूनिट। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है भाई? 200 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.5। अब देखें, पता चल गया कि यार एनआरवी लॉस है, 4 पे कॉस्ट है, 3 रुपए की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, उस पर भी 0.5 का एक्सपेंस है, तो मुझे कितने मिले? तो मैं इस इन्वेंट्री आइटम्स को कौन सी वैल्यू पे जाके रिकॉर्ड करूं? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू जी, तो 1000 की इन्वेंट्री जाके रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि इन एक्चुअल कितने की पड़ी हुई थी? 400 मल्टीप्लाइड बाय 4, 60। आप इसको यूं भी कर सकते थे कि 4 into 4, मेरे पास इन्वेंट्री रखी है जिसकी कॉस्ट 1600 है,
मैंने इसको जाके सेल करना है 4x3 और इस पर 200 का मेरा एक्सपेंस है और इसकी NRV, तो किस पर रिकॉर्ड करूं? क्लियर? कुछ ऐसा तो नहीं पूछने वाले थे? शाबाश। नेक्स्ट, तो बेटा इसमें 1000 शामिल कर दूं, राइट? नेक्स्ट कहते हैं 200 डिफरेंट आइटम्स विच हैड कॉस्ट रुपीज और है टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 6000. These items were found to be defective at statement of financial position date. अब क्या करें भाई, इसका आपको बताएगा। कहते हैं रेक्टिफिकेशन वर्क, मतलब डैमेज है तो उनको ठीक कराने पर क्या होता है? आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अमाउंटिंग टू रुपीज, कहते हैं अगर हम इसको ठीक करवा दें, रेक्टिफिकेशन वर्क आफ्टर द 1200, after which the items were sold for rupees 35. पहले कितने में सेल कर, कॉस्ट कितनी है? कहता है डैमेज हो गई हैं, अगर मैं इसके ऊपर 1200 रुपए का एक्सपेंस कर दूं तो एक यूनिट में 35 रुपए में सेल कर सकता हूं। अब हमने सिर्फ ये नहीं देखना भाई कॉस्ट 30 है, सेलिंग प्राइस 35 है, तो फिर कॉस्ट पे रहने दे, नहीं, हमने इसको नहीं देखना अभी। कहता है विद सेलिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज, तो देखिए भाई टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 200 into 35, 7000. इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट और टू कंप्लीट द इन्वेंट्री वो कितनी आ रही है? 1200. एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग द इन्वेंट्री, ये इनमें से अगर माइनस कर दें तो देखिए हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई। तो 6000 पे जाके रिकॉर्ड करूं या 5500 पे? प्लस 5500. ओके, एंड द इन्वेंट्री वैल्यू इज क्या? ऑल क्लियर? आई होप के इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों? शाबाश, गुड। चलें क्वेश्चन नंबर 6 मुझे सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दें। ABC company is estimated the inventory which had cost rupees, had a net realizable near net realizable value of rupees at 30th June 2005 and recovered it in the financial statements for and recorded it in the financial statement for the year 30th June 2000 at its lower value in accordance with IAS 2 inventory. ABC company subsequently discovered that the net realizable value of the inventory is likely to be only rupees 30,000. What adjustment, if any, should be made in the financial statement of ABC relating to this inventory? तो बेटा अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है? जबकि 50,000 है ये, जबकि इन एक्चुअल उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? तो मुझे अपनी इन्वेंट्री को डिक्रीज कितनी अमाउंट से करना चाहिए? 20,000 से इन एक्चुअल। लेकिन मैंने ये डिक्रीज 2 पार्ट्स में किया कि मैं पहले 40 पे उसे ला चुका था, ये मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। मजीद अब मुझे जब पता चला कि 30 पे आना है तो मेरी इन्वेंट्री अब कॉस्ट पे नहीं है तो 40 पर है, तो 40 में से जब मैं इसको 30 पर लेकर आऊंगा तो मैं इसमें डिक्रीज 10,000 का करूंगा, ना कि 20,000। क्लियर? शाबाश बेटा।
आप लोगों ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में से ये एट अ ग्लांस तो तमाम चैप्टर्स का आप लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल जाता है और वो शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने ये बातें जरूर पढ़नी है। उसके बाद अपने आपने बुक की रीडिंग करनी है, जैसे कि इन्वेंट्रीज और एसेट्स। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्वेंट्रीज के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो आपसे वो क्वेश्चन करवा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज। अब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ठीक है, तो आप वो फोर्थ वन आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ठीक नहीं है। जैसे उसने कहा होल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब वर्क इन प्रोसेस, ये भी आपकी इन्वेंट्री होती है। एंड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाई, बेटा ये जो आपके पास मौजूद होती है ये आप लोगों का रॉ मटेरियल है जिससे फिनिश्ड गुड्स बनानी है। तो आपकी जो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी तीन किस्म की इन्वेंट्रीज होती है, आपका रॉ मटेरियल, आपका वर्क इन प्रोसेस और आपकी फिनिश्ड गुड्स। और अगर आप हैं ट्रेडर तो आपके पास द वन एंड ओनली इन्वेंट्री होती है और वो है फिनिश। क्लियर? तो उसने आपको बताया कि जो गुड्स इन ट्रांजिट है आपने इनके साथ क्या करना है। तो गुड्स इन ट्रांजिट के लिए बेटा बेसिकली देखा जाता है रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ है या नहीं। अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुका है तो फिर तो वो बन जाती है बायर। अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो सेलर की ही रहती है। लेकिन इसने आपसे कहा गुड्स इन ट्रांजिट और आल्सो कैटेगराइज्ड एज इन्वेंट्री ऑफ, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि उस टाइम पे हम लोग कंट्रोल मतलब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए आपने उसको बायर की इन्वेंट्री कंसीडर करना है। क्लियर? अब आपने ये रूल बना लेना है कि भाई अगर गुड्स इन ट्रांजिट है और क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने बायर के उसको इन्वेंट्री कंसीडर करना। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेटा मेजरमेंट आता है। मेजरमेंट के लिए ये हमारे पास इन्वेंट्री का रूल मौजूद है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यहाँ पर उसने आपको कॉस्ट के बारे में बता दिया कि भाई कॉस्ट में ये तीन चीजें शामिल हैं, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। तो ये सब कुछ उसने यहाँ पे बताया, आपने जस्ट एक मरतबा रीडिंग करनी है, आपको सारा पता चल जाएगा कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्या है, और बाकी आप लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसको जस्ट एक मरतबा आपने रीडिंग करनी है। ये आप लोगों के लिए इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट वन टाइम इसको रीडिंग चाहिए। इसके ऊपर नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आए आप लोग। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में बेसिकली आपने ये तीन बातें याद रखी। ये आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। क्या? NRV is estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and less the estimated cost necessary to make the sale। उसके बाद बेटा ये रिटर्न डाउन वैल्यूज का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट से हम लोगों ने राइट डाउन करना है। इन तमाम चीजों की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, पीरियोडिक, परपेचुअल, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन जब हम लोग आते हैं ना इसकी जर्नल एंट्रीज की तरफ, तो वो जर्नल एंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पीरियोडिक एंड परपेचुअल की जर्नल एंट्रीज ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रेलिवेंट आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस है जर्नल एंट्रीज के ऊपर। ये है दोनों मेथड्स के दरमियान डिफरेंसेस। तो हमेशा ये डिफरेंसेस आप लोगों ने याद रखने हैं कि भाई पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड सिस्टम हो अगर हमारे पास, तो उसके अंदर परचेज अकाउंट बन रहा होता है और परचेजेस रिटर्न का अकाउंट भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग परपेचुअल मेथड में होते हैं तो हम लोग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बना रहे होते हैं, इनको अपडेट कर रहे होते हैं, जबकि परचेजेस का अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे होते। क्लियर? जहां पर हम लोग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट नहीं बना रहे होते, परचेज अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट बन रहे होते हैं। पीरियोडिक मेथड में जो कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग फाइंड करते हैं वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक से करते हैं, जबकि परपेचुअल मेथड में कॉस्ट ऑफ सेल का पता हमें उसके
अकाउंट से चल जाता है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अगर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है तो सेल्स की सिर्फ एक ही एंट्री रिकॉर्ड होती है और वो अपनी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होती है। अगर हमारे पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो फिर सेल्स की और सेल्स रिटर्न की दो दो एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। एक एंट्री सेल्स की बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने पीरियोडिक सिस्टम में रिकॉर्ड की थी उसकी सेलिंग प्राइस पर, लेकिन साथ ही आपने जो गुड्स सेल की हैं उनकी कॉस्ट की एंट्री भी रिकॉर्ड किया करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास देखें सिंपल सी बात है, जब सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगी, वो इन्वेंट्री कम हो रही है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यार मैं एंट्री भूल जाऊंगा कि एंट्री पता नहीं क्या है, नहीं भाई, इन्वेंट्री कम हो रही है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल्स रिटर्न तो इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। गॉट इट? और इन्वेंट्री में जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होता है हमेशा अपनी कॉस्ट की वैल्यू पर होता है, जबकि सेल्स अपनी ग्रॉस अमाउंट अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड होती रहती है। रिसीवेबल्स टू सेल ये अपनी सेलिंग प्राइस पर आएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री ये अपनी कॉस्ट की वैल्यू के ऊपर आएगा। ये बात समझ आ गई है? फिर आपसे कहता हूँ ये फर्स्ट पॉइंट में जो भी उसने बातें की उनको अलग कर दिया कि परचेजेज एंड परचेज रिटर्न के अकाउंट मेंटेन होते हैं जबकि यहाँ पर नहीं होते। भी यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में, आपके पास इन्वेंटरी अकाउंट मेंटेन नहीं है, आप उसको अप टू डेट नहीं कर रहे, आपको खुद नहीं पता आपके पास इन्वेंटरी कितनी है। सपोज आप चले भी गए वेयर हाउस में फिजिकली इन्वेंटरी काउंट की, आपको 100 यूनिट मिले, आप यही अज्यूम करेंगे जैसे हैं ही 100। क्या आपने लॉस आइडेंटिफाई किया? जब आइडेंटिफाई नहीं किया तो रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इस लॉजिक को इसी तरह से याद रखना कि पीरियोडिक में जब मैंने खुद इन्वेंट्री का रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ, मुझे पता ही नहीं है, पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियड एंड, पीरियड एंड पे वेयर हाउस में गया फिजिकली इन्वेंट्री देखी, जो पड़ी थी मुझे लगेगा यही इन्वेंट्री है चाहे चोरी क्यों ना हो चुकी हो। जब मुझे नहीं पता कि भाई थी कितनी तो क्या मैं चोरी के आइटम फाइंड कर सकता हूँ कितने हुए हैं? तो आपको लॉस भी नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली करते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब देखें, लॉस ऑफ इन्वेंट्री इज ऑटोमेटिकली डेल्ट विद एंड डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाउएवर इन दिस वे लॉसेस में गो अननोटिस्ड एज वेल। पता ही नहीं चलता इन चीजों का कि किसी किस्म का कोई लॉस हो रहा है, आपका जो स्टोर कीपर है वो आपको धोखा दे रहा है, आपको खुद नहीं पता, तो आपकी नजर में वो ईमानदार तरीन शख्स होगा। लेकिन फिर जब परपेचुअल में आए, आप यहां से सोच कर गए, आपने अपना अकाउंट देखा कि भाई मेरे पास 120 यूनिट्स हैं, हाँ भाई स्टोर कीपर जरा चेक करवाओ 100 यूनिट्स मिले, पता चल गया 20 यूनिट शॉर्ट है। ऐसे ही है ना, अब शॉर्टेज का पता है आपको, अब आपको पता है चोरी हुए हैं, शॉर्ट है तो क्यों है, आप उनकी जांच पड़ताल करोगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में एनी लॉस डिडक्टेड बाय कंपेयरिंग फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट एंड परपेचुअल रिकॉर्ड इज टू बी। अब आप लोग रिकॉर्ड करो इसको, जाकर शॉर्टेज को रिकॉर्ड करोगे आप लोग इन इन्वेंटरी अकाउंट। मोस्ट लॉसेज आर आइडेंटिफाइड इन दिस वे। तो लाजिम बात है, जब आपके पास रिकॉर्ड है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस सिस्टम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने एज इट इज इसको याद रखना है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पीरियोडिक मेथड कब यूज होता है, परपेचुअल मेथड कब यूज नहीं होता। तो पीरियोडिक मेथड कब यूज करना है या नहीं करना, आपको हर तरह से क्वेश्चन के सोल्यूशन का पता हो। तो आपसे कहता है कि पीरियोडिक मेथड मतलब इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मैं कब ना रखूं, तो कहता है उस टाइम पर जब लार्ज साइज आइटम और जब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम, तो कहता है आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। इज सूटेबल टू लार्ज साइज आइटम। भाई आप ट्रैक्टर की सेल एंड परचेज करते हैं, यार आपको नहीं पता होगा यार 3 ट्रैक्टर खड़े हो गए हैं, क्या वो इतनी आसानी से ट्रैक्टर चोरी कर लेगा? रिकॉर्ड नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा,
क्लियर? आपको पता है यार मैंने टॉफियां बेचनी है, आधे रुपए की एक टॉफी है, 1 रुपए में 2 टॉफियां मिल जाती हैं यार, रिकॉर्ड रखने बैठ गए फिर तो वही रिकॉर्ड ही रखते रहो यार, कितनी टॉफियां खा जाएगा एक दिन। लो इन्वेंट्री लेवल, आपने अपनी एफिशिएंसी को खामखा नहीं जाया कर। क्लियर? तो अगर लार्ज साइज आइटम्स हैं और आपके पास लो इन्वेंट्री लेवल है, लो वैल्यू की इन्वेंट्री है, तो आपको पीरियोडिक सिस्टम पर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कीमती अशिया हैं, हाई वैल्यू इन्वेंट्रीज हैं, फिर इन्वेंट्री मूवमेंट्स आर फ्रीक्वेंट, मतलब ज्वेलरी शॉप है आपके पास, आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आप लोगों के पास कितने जेवरात रखे हुए हैं, कितने तोला सोना पड़ा हुआ है, रिंग्स कितनी रखी हुई हैं, हर चीज का आपको पता होना चाहिए। कीमती चीजें हैं क्या, इसमें से एक भी मिस हो गई बस फिर गए आप। क्लियर? और ये ऐसी चीजें हैं जो चोरी हो भी जाए आपके लिए शायद आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा जब तक रिकॉर्ड नहीं रखो। गॉट इट? परपेचुअल मेथड ज्यादा अच्छा है कि अगर आपके पास कीमती चीजें हैं एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं। देखो भाई ट्रैक्टर के लिए क्या कस्टमर डेली ट्रैक्टर ले जाते होंगे हम लोगों से, लेकिन जेवरात के लिए ज्वेलरी शॉप के ऊपर डेली बेसिस पे कस्टमर आ जा रहे होते हैं। हाँ जी, आप नहीं जाते डजंट मीन दैट बाकी भी सो रही हैं। आपके पास पैसा नहीं इसका ये मतलब नहीं दूसरों के पास भी पैसा नहीं। क्लियर हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे पास। पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि हमारे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में और वेयर हाउस के अंदर किस किस्म की डिफरेंसेस और क्यों आ रहे हैं। अब इससे रेलेवेंट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली उसने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए, तो ये 5 पॉइंट्स कोई ऐसे बड़े पॉइंट्स नहीं है आप लोगों के लिए। भाई डिफरेंस की रीजन क्या हो सकती है कि मैं फिजिकल काउंट करने गया वो डिफरेंट था, मेरे इन्वेंट्री लेजर कार्ड में वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, भाई चोरी हो गई होगी इस वजह से डिफरेंस आ गया। तो ये देखो चोरी हो गई है, फिर क्या हुआ होगा, हो सकता है मैंने रिकॉर्ड गलत किया हो, मैं जब अपना इन्वेंट्री लेजर कार्ड मेंटेन कर रहा था हो सकता है मैंने परचेजेस वाली जगह पे सेल्स लिख दी हो, सेल्स वाली जगह पे परचेजेस लिख दी हो, मुझे पोस्टिंग एरर हो सकता है ये मुझसे। तो आपसे कह रहा है भाई इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री रिसीट्स और इशूड टू डिफरेंट आइटम कैटेगरी। फिर क्या हो सकता है, भाई इन्वेंट्री डैमेज हो गई और वो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आपके स्टोर कीपर ने आपको बताया कि जनाब ये इन्वेंट्री खराब हो चुकी है, पेरिशेबल थी, तो हमने इसको फेंक दिया, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपको उस टाइम पे छुट्टी की पड़ी हुई थी, आप चले गए, आपने अगले दिन आप भूल गए, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो डिफरेंस आएगा आपके पास। ऐसा हो सकता है कि आपके पास परचेजेस हुई, आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, आपने गुड्स सेल की, आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और आपने रिकॉर्ड नहीं की। अब इस पॉइंट में और इन पॉइंट्स में डिफरेंस ये है कि सेकंड पॉइंट में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, वो अमाउंट्स का डिफरेंस भी हो सकता है और वो साइड का डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन लास्ट के 2 पॉइंट्स में आप ओमिट कर रहे हैं, क्या आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस के रीजन हैं आप लोगों के पास। फिर आपके पास जर्नल एंट्रीज की जब बात आती है तो बेटा आपके पास पीरियोडिक मेथड है, तो आप लोग इन्वेंट्री का अकाउंट अप टू डेट नहीं रखते। मैंने ये नहीं कहा कि अकाउंट नहीं बनाते, अप टू डेट नहीं रखते, मतलब आपके पास भाई इन्वेंट्री का अकाउंट होता है। यहां पे जरा सुनिएगा इसको, ये मैंने इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया, भाई इन्वेंट्री मेरे एसेट्स हैं, मेरे पास क्या ओपनिंग बैलेंस होगा इसका, सपोज के 200 रुपए मैंने लिख दिए, मैंने अप टू डेट नहीं किया, मतलब मैंने इसमें कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं, ड्यूरिंग द ईयर जितनी यहां से मैंने सेल्स की मैंने वो भी कोई नहीं रिकॉर्ड की, एंड पे मैंने फिजिकली काउंट किया तो क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई क्लोजिंग स्टॉक मुझे मिल गया 300। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड में सिर्फ इतना अकाउंट होता है इन्वेंट्री का,
लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या ओपनिंग ब्रॉट डाउन की कोई जर्नल एंट्री होती है? नहीं। क्या रीड डाउन की कोई जर्नल एंट्री होती है? नहीं होती। लेकिन ये दोनों आपको कहां पे नजर आते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। तो भाई इनको कॉस्ट ऑफ सेल का रास्ता तो दिखाओ। कैसे? यहां से इसको कॉस्ट ऑफ सेल में भेजो, क्या बराबर हो गया? और यहां से इसको कॉस्ट ऑफ सेल में भेजो 300। और अब देखो भाई, ओपनिंग की, ब्रॉट डाउन की, कैरी डाउन की एंट्री नहीं है, लेकिन ओपनिंग को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनी है आपके पास? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। कहीं आप ये तो नहीं बोल रहे रट्टा लिखाऊं जाकर? और जब हम लोग जाते हैं क्लोजिंग पर तो ये आ रही है, क्या एंट्री बन रही है आपके पास? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? यहां पर कोई इशू? गुड। अब नेक्स्ट चलो भाई, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में आप अकाउंट बना रहे, आप उसको अप टू डेट भी कर रहे हो, और ये कॉस्ट ऑफ सेल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप ये कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करते, आप इसमें आके परचेजेस रख देते हो, यहाँ पर आपकी सेल्स आ जाती हैं, और ये सेल्स बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती हैं। सेल्स नहीं लिखी जाती, कॉस्ट ऑफ सेल ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। तो इनके क्या ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री करेंगे? तो नहीं होती रहती। बैलेंस ब्रॉट डाउन इन्वेंट्री अकाउंट, और यहां पर क्लोजिंग की भी किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री नहीं। ये लॉजिक सबको समझ आ गई है? अब नेक्स्ट देखें, परचेजेस करेंगे तो यहां पर परचेजेस डेबिट और कैश या पेएबल्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे पीरियोडिक में। परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बन रहा है, परचेजेस अकाउंट नहीं बन रहा। सिर्फ फर्क कितना है, पीरियोडिक में जहां पर परचेजेस, परपेचुअल में वहां पर इन्वेंट्री। पीरियोडिक में जहां पर परचेजेस रिटर्न, परपेचुअल में वहां पर इन्वेंट्री। क्लियर? इन्वेंट्री रिटर्न नहीं, इन्वेंट्री ही। अच्छा, अब सिर्फ ये देखो, सिर्फ डेबिट में परचेजेस की जगह पे क्या आ गया? कब? जब आप इन्वेंट्री को परचेज करें। फिर कहता है किसी किस्म के कोई एक्सपेंसिव है, तो भाई आप कॉस्ट ऑफ सेल में जब पीरियोडिक में जाते हैं आप लिखते हैं परचेज लेस परचेज रिटर्न, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड बाकी कोई एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो बेटा वो आपके पास अलग से अकाउंट में मौजूद हैं, तभी तो आके रिकॉर्ड करवा रहे हो। ऐसे ही है ना? तो उनके अपने अपने अकाउंट होते हैं, कैरेज इनवर्ड का अपना अकाउंट होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का अपना अकाउंट होगा, और वो आपने पे किए हुए होंगे। लेकिन जब परपेचुअल में होते हो ना, किसी चीज का अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। परचेजेस भी इन्वेंट्री को दो, उसके ऊपर आने वाले हर किस्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इन्वेंट्री को दो। कैरेज इनवर्ड के लिए आपने इन्वेंट्री को ही डेबिट करना। पीरियोडिक में कैरेज इनवर्ड डेबिट, जबकि परपेचुअल में इन्वेंट्री को आपने जाके डेबिट करना है, उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, सेटलमेंट डिस्काउंट्स वगैरह कोई हैं, तो भाई इसके लिए तो आप पेएबल्स टू डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि डिस्काउंट्स के अगेंस्ट आपकी इन्वेंट्री कम हो रही होती है। लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे आप पेएबल्स टू हमेशा इन्वेंट्री करेंगे। किसी किस्म का कोई रिटर्न है सप्लायर से, तो यहाँ पर तो हम पेएबल्स टू परचेजेस रिटर्न कर देते हैं, लेकिन इधर पेएबल्स टू इन्वेंट्री किया करेंगे। जब गुड्स को सेल करने लगते हैं तो पीरियोडिक मेथड में सेल प्राइस के साथ एक ही इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। इसी तरह सेल्स रिटर्न की भी एक ही एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है अपनी सेल प्राइस के साथ। लेकिन जब होता है परपेचुअल मेथड, तो ये एंट्री एज इट इज रिकॉर्ड्स होती हैं, मतलब आप इनको स्किप नहीं कर सकते।
लेकिन ये एक एडिशनल एंट्री इसके साथ रिकॉर्ड होगी। सेल्स करेंगे तो इन्वेंट्री कम और कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा, और अगर परचेज सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। फिर हमारे पास आते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। तो इसके लिए एबनॉर्मल लॉसेस टू परचेजेस और यहाँ के लिए एबनॉर्मल लॉसेस टू इन्वेंट्री। ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स टू परचेजेस, लेकिन अगर परचेजेस अकाउंट नहीं है तो ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। इसी तरह से फ्री सैंपल्स वगैरह आप देते हैं, आप कोई चैरिटी कर देते हैं, मतलब अपनी गुड्स ही खैरात के तौर पर दे देते हैं, तो इन्होंने आपकी परचेजेस को कम करना है। और ये अगर फ्री सैंपल हैं तो ये मार्केटिंग एक्सपेंस होता है आप लोगों का, और चैरिटी एक्सपेंस वगैरह डोनेशन वगैरह वो डेबिट हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर जाएंगे तो डेबिट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्रेडिट आपने इन्वेंट्री को करना होता है। ये इन्वेंट्री यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट्स, तो फिर वो एसेट डेबिट हो जाता है आप लोगों के पास और परचेजेस क्रेडिट। लेकिन जहां पर एसेट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती है। नॉर्मल लॉसेस हैं, आपको पता ही नहीं है तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? लेकिन जहां पर आपको पता है तो आपने उस लॉस के अगेंस्ट इन्वेंट्री को कम कर देना है और अपनी कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा आपने बनाना है उसको। ये बात क्लियर हो गई? फिर वो रिटर्न डाउन ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा है कि अगर फाइनल एडजस्टमेंट से पहले आइडेंटिफाई हो गया तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन जहां पर अगर आपको कोई राइट डाउन वैल्यू भी एक किस्म का लॉस ही है तो वो आपने इन्वेंट्री को कम, कॉस्ट ऑफ सेल को ज्यादा। लेकिन जहां अगर आपको कहता है आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो अब आपको पता होगा कि भाई मेरे पहले आपको पता ही नहीं था कि मेरे पास अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, तो इस वजह से आप राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आपने अपनी तरफ से फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर लिया, आपको पता है आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, और फिर पता चला कि इसमें राइट डाउन है, अब आप इधर भी रिकॉर्ड करोगे और इधर भी। जहां पर देखो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे हम लोग कि 50,000 कॉस्ट थी, 40 तक ले आए, बाद में फिर पता चला कि नहीं यार 30 है, तो फिर एक मरतबा रिकॉर्ड किया। लेकिन जब यहाँ होंगे हमें पता नहीं होगा, 50 से डायरेक्ट 30 पर लेकर आएंगे इसको। क्लियर? तो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़। राइट? ये आपके पास जर्नल एंट्री से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो अब आप इजीली हैंडल कर लेंगे उसको। जी, मैंने जो सेल्स रिटर्न की है अगर उनसे आप अमाउंट पुट करते हैं तो थोड़ा एलैबोरेट करें। अच्छा जी, कर देते हैं। हम लोगों ने भाई गुड्स परचेज की हुई थी 500 रुपए की, और वो मैंने सेल कर दी 600 रुपए। उनकी कॉस्ट क्या थी? सेल कितने पे कर रहा हूं? तो मैं अगर पीरियोडिक पे हूं तो मैंने 600 और यहाँ पे 600 ही लिखना है। लेकिन अगर परपेचुअल में हूं मैं, यहाँ पर ये तो 600 आ जाएगा, ये भी 600, लेकिन जहां इन्वेंट्री में वो 500 से रिकॉर्ड थी तो इन्वेंट्री कम भी 500 से हो और कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट 500 का जाएगा। ओके जी, रिटर्न ये सारी की सारी वापस आ गई, 600 रुपये उसे वापस कर दो और अपनी सेल्स रिकॉर्ड ना करो। जब यहां पर आए ये तो सेम आ जाएगी, लेकिन दोबारा वो तुम्हारी इन्वेंट्री का हिस्सा बन गई है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ सेल आपने रिकॉर्ड की थी, भाई ना करो वो कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड, जब सेल ही नहीं हुई तो उसकी कॉस्ट क्यों रिकॉर्ड करूं? राइट? हाँ जी। अच्छा बेटा, अब आप लोगों को भाई कंप्रीहेंसिव एग्जांपल आज से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फोकस थ्योरेटिकल पोर्शंस के ऊपर और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों ने लगाना है। और अगर हम लोग सपोज बात कर लें चैप्टर नंबर 8 इसके बाद जो आप लोगों का है, तो उस चैप्टर नंबर 8 में कुछ भी नहीं है। आपने उस चैप्टर नंबर 8 का लास्ट पेज जस्ट ओपन करना है और उसके लास्ट पेज का आपने ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख लेना है। और अगर आप लोग ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख लें
तो आपका पूरा चैप्टर नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। इस लास्ट पेज के इस अकाउंट के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, सिंपल आपको जस्ट बता रहा है कि यार आपने डायरेक्ट लेबर से क्या मुराद है, इनडायरेक्ट लेबर से क्या मुराद है, उनकी जस्ट वन टाइम रीडिंग है। तो आपने यहाँ से इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना है। आपने आज जाके पढ़ना है। इन केस आपको इसमें किसी किस्म का कोई इशू नजर आता है तो आप लोगों ने कल मेरे साथ डिस्कस करना है इस चैप्टर, और हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।